नहीं, आपकी एक राय है, एक नुक्ता नज़र है जो बड़ा अहम है। मुनीब फारूक साहब, आप तो एंकर ही नहीं है, एक माहिर कानून भी हैं। 2 बातें की बेग साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट। एक तो इनको एविडेंस देना पड़ेगा इस ये अपने इल्जामात को साबित करने के लिए, और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि इन्हें उस वक्त तक कोई केस नहीं सुनना चाहिए जब तक इसका फैसला नहीं होता। मगर साथ ही मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि जो फैसले इन्होंने माजी में किए हैं, क्या फिर वो फैसले भी, उन पर भी जो है हम जो है वो डाउट कर सकते हैं, या डाउट किया जा सकता है, या दोबारा से उनकी हेयरिंग का मुतालबा हो सकता है? जनाब मोहतरम मुनीब फारूक साहब। बहुत शुक्रिया काजी साहब। देखिए, अहमियत इस बात की है कि एक तो जो केसेस ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं वो तो खैर क्लोज एंड पास ट्रांजैक्शन है। वो तो अगर उनको किसी ने चैलेंज करना है तो वो तो अपील स्टेज पे ही है। लेकिन 2 बातें हैं यहाँ पर। एक बात ये कि इस खत के अंदर जो कि लिखा गया है, बेशक इन जज साहिबान ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कदम उठाया है, लेकिन ये बात अगर इसके हकायक से कोई एक सेकंड साइड पर रखा जाए, जो परसेप्शन है, तो परसेप्शन तो ऐसा ही है कि हमारे मुल्क में और हमारे मुल्क की जो अदलिया है उसकी तारीख ये रही है कि उसने खुद को रेंट आउट किया है पाकिस्तान की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और इसमें कोई ढकी छुपी बात भी नहीं है। माजी करीब में अगर देखा जाए तो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की एक जिंदा मिसाल हमारे सामने मौजूद है, और जो 2 खतूत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखे गए, दोनों के अंदर ये बात की गई कि नहीं, वो तो खैर जो सिलसिला होना था हो गया, लेकिन अब भी ये सब कुछ किया जा रहा है। मैं इस बात से मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करता हूँ कि परसेप्शन अपनी जगह, लेकिन क्योंकि अब स्पेसिफिक इंसिडेंट्स का जिक्र किया गया है, तो इन तमाम जज साहिबान को वो एविडेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा उस कमीशन ऑफ इंक्वायरी के सामने। मेरे ख्याल में जितने, ये ज़ाहिर बात है, मैं क्योंकि तमाम जजेस जिन्होंने लिखा है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, खुद कानून पढ़ चुके हैं और उस पर अथॉरिटी रखते हैं, तो बगैर तहकीक के या बगैर सबूत के तो ये वहां पर पेश होने नहीं चाहिए इन्हें। और अगर ये बात सिर्फ सुनी सुनाई बातों के ऊपर है तो मैं एग्री करता हूँ, फिर तो ये जुडिशियल मिसकंडक्ट के जुमरे में आता है। लेकिन अगर इन तमाम इल्जामात के शवाहिद मौजूद हैं, फिर तो एक बड़ी डैमनिंग इंडाइटमेंट है हमारे मुल्क में पाकिस्तान की एक फेडरल हाई कोर्ट की। अब वो बात अपनी जगह मौजूद है कि ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से ये सिलसिला चलता रहा है, और माजी में इसका कितना बड़ा बैगेज है जो कि हमारे मुल्क की अदलिया के ऊपर मौजूद है। अगर आपको याद हो कि मियां नवाज शरीफ को जब सजाएं दिलवाई गई और 2018 के अंदर जब उनका ट्रायल चल रहा था एहतसाब अदालतों के अंदर 2017-18 में, तो उस वक्त एक रिपोर्टर थे जियो न्यूज के, अभी भी हैं, आसिफ बशीर चौधरी, उन्होंने एक मुबैना तौर पर वो एक साहब थे शायद किसी हसास इदारे के, वो एहतसाब अदालत से निकल रहे थे, तो उन्होंने उनसे गुफ्तगू की कि जनाब आप यहाँ पर कोर्ट टाइमिंग के बाद क्यों क्यों जज साहब से मिलने आए थे, क्या बात थी? तो वो अपने एक नोटबुक उन्होंने पकड़ी हुई थी, उससे अपना चेहरा छुपाते रहे, बाद में वो फिर एक झाड़ियां क्रॉस करके टैक्सी में बैठे और चले गए। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारे मुल्क में ये प्रैक्टिस पहली दफा अडॉप्ट की गई है? पहली दफा तो नहीं हुई, लेकिन शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के वक्त इन जजेस में से मेरे ख्याल में शायद एक जज थे जो मौजूद थे, बाकियों की तो एलिवेशन ही बात की हुई है। तो अगर ये जज आज खड़े होकर ये कह रहे हैं कि जी हमारे ऊपर दबाव है, तो या तो ये बात साबित कर दें, लेकिन अगर ये साबित नहीं कर पाते तो इनको सुबकी होगी। लेकिन जो तासुर है बसद एहतराम, वो तो पहले से ज्यादा मजबूत है और हो रहा है कि हमारे मुल्क में इस तरह का सिलसिला जारी है, और ना सिर्फ जारी है बल्कि ये प्रैक्टिस बड़े कन्वीनियंटली अडॉप्ट भी की जाती है। नाज़रीन, हमारे साथ रहिए, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मैं आता हूं जरा मोहसिन बेग साहब, 2-3 खबरें हैं, आप तो अंदर की खबरों के बड़े जो है माहिर भी माने जाते हैं। ये फरमाइए कि एक तो गंडापुर साहब की मुलाकात भी हुई है वजीर दाखिला साहब से, क्या -1 तय पा चुका है, और क्या या फिर कोई बर्फ पिघलनी शुरू हुई है एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के माबैन? हम इसे कैसे देखें जनाब मोहतरम मोहसिन बेग साहब? बहुत शुक्रिया काजी साहब। बेसिकली तो जो बज़ाहिर तासर यहाँ पे मिल रहा है कि मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब के साथ कोई डील या कोई ढील होगी, लेकिन केपी के गवर्नमेंट जो है वो एक हसास एरिया है और वो बॉर्डर एरिया है और वहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है।
जो नकवी साहब मिले हैं वो बेसिकली तो लॉ एंड ऑर्डर और जो इंटरनल सूबे की सिक्योरिटी है उसके ऊपर, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वो चाहते हैं कि ये जो वर्किंग रिलेशनशिप है पीटीआई के साथ और पीटीआई की जो केपीके की गवर्नमेंट है उसके साथ जो है वो सिलसिले को, वर्किंग रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए। जो -1 वाली आपने बात की है वो ऑलरेडी माइनस है। लोग खप डालेंगे, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, फिर आप देखिएगा लोगों ने अपनी अपनी कमेटीज, किसी ने किस कमेटी में चले जाना है, अभी से ही कोई चेयरमैन बनना चाह रहा है, कोई कुछ बनना चाह रहा है। क्योंकि ये जो लोग आप इस वक्त पीटीआई के अंदर देख रहे हैं जो पार्लियामान में पहुंचे हैं, उनका कोई इतना ज्यादा तल्लक इमरान खान से नहीं है। ये वक्त की नजाकत और वक्त का फायदा उठाया और वो इलेक्ट होके आ गए। दे डोंट हैव लव लॉस्ट फॉर इमरान खान। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो गंडापुर साहब वाला सिलसिला है और केपी गवर्नमेंट है, केपी गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट के बगैर कोई भी प्रोविंस की गवर्नमेंट चल नहीं पाती और वर्किंग रिलेशनशिप आपको बनाने पड़ते हैं, और जिसमें मैं समझता हूँ कि एक बेहतरी आएगी। अब वो केपी के गवर्नमेंट को ये सूट नहीं करता कि वो एक इशू को लेके और फेडरल गवर्नमेंट के साथ बात ही ना करे। यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं इस मुल्क के, और ये मसाइल कम होने की बजाय आप देख लें दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं से इस शुरुआत की जो की है इन्होंने, वहाँ ही गलती शुरू में ही हो चुकी है, इसलिए उसका तदारक नहीं हो पा रहा। तो मैं समझता हूँ कि वो माइनस जो है वो माइनस है फिलहाल। अच्छा गोया, यानी ये अभी र्यूमर ये जो है बर्फ पिघलने की बात गलत है। अच्छा मुनीर फारूक साहब, एक और बड़ी अहम बात, कल आपको पता है कुछ दिन पहले इंडिया के साथ तिजारत की बात की, बाद में फिर जो है वो उस पे इन्होंने वोल्टा फेस भी किया कि जी तैयारी के बगैर ये बात हो गई थी। अब ये खबरें आ रही हैं कि वजारत खाद्य ने कहा कि ताजरों के इस मुतालबे पर हम गौर कर रहे हैं कि जी इंडिया के साथ तिजारत खोली जाए। मगर मैं साथ ये जरूर कहूंगा कि इंतहाई इंसोलेंट है, यानी मैं अगर लफ्ज बदतमीजी इस्तेमाल करूं जो वजीर खारजा है इंडिया के, जब भी पाकिस्तान का जिक्र आता है तो ये फिर अच्छा ये क्या किसी सतह पर फैसला हो चुका है या इस बारे में आपका टेक क्या है मुनीर फारूक साहब? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये बात आपने इसकी दुरुस्त निशानदेही की है कि जो भारतीय वजीर खारजा का रवैया है वो तो बड़ा इंसल्टिंग है और बड़ा अनबिकमिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर है, और वो पाकिस्तान को कॉल आउट करने की कोशिश करते हैं हमेशा कि एज अ टेररिस्ट स्टेट या स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म यहाँ से होती है। फिर पाकिस्तान को ऐसे सूरत हाल में तो आप सिर्फ वन साइडेड जेस्चर्स दिखाकर भारत के साथ तिजारत नहीं खोल सकते। ये शायद चंद हलकों के अंदर एक पॉपुलर सेंटिमेंट जरूर हो सकता है कि, और वाकई होना भी चाहिए, रीजनल अप्रोच होनी चाहिए, अपने हमसाया ममालिक से ताल्लुकात भी अच्छे होने चाहिए। लेकिन अगर एक हमसाया मुल्क आपके मुल्क में जहां मौका मिले वो सैबोटाजिंग एक्टिविटीज भी करता रहे, वो सीपैक को भी टारगेट करवाए, वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, कुलभूषण यादव से बड़ी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म और कौन सी हो सकती है जो कि उन्होंने की है, और उसकी वो ओनरशिप लेते हैं और उसको यहाँ से ले जाने की उन्होंने भरपूर कोशिश भी की। तो एक ऐसा मुल्क जो कि ऑलरेडी आपके साथ हॉस्टाइल है, ऐसी सूरत हाल में आप कोशिश करके मैं चाहता हूँ आपसे मैक्सिमम मैं फायदा उठा सकूं। आज आप देखते हैं कि फॉर्मेशन हुई है ईसीएल कमेटी की, जिसमें पीएम साहब खुद बैठेंगे और वजीर दाखिला नहीं बैठेंगे, जो मैंने खबर देखी है। इसमें इमरान रियाज साहब का भी नाम है और इसमें समी इब्राहिम साहब का भी है। तो क्या आपके पास क्या खबरें हैं इस हवाले से? देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये कि बगैर किसी वजह के, बगैर किसी सबूत के, महज पसंदीदगी या नापसंदीदगी को जहन में रखते हुए किसी की राइट ऑफ मूवमेंट उसको सल्ब करना, उससे राइट ले लेना, ये तो मैं समझता हूँ कोई दानिशमंदाना काम नहीं है। और इसकी तो ना कोई जस्टिफिकेशन दी जा सकती है कि अगर कानून में कोई चीज़ या तो मौजूद है तब तो साइड करके आप कानूनी तौर पर कार्रवाई करें, लेकिन सिर्फ दिमागी लहरों और विम्स एंड विशेस के ऊपर अगर ये होना है तो फिर तो ये बड़ा अफसोसनाक अमल है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि अगर वही प्रैक्टिस अडॉप्ट की जानी है, क्योंकि अब आप इसके ऊपर कैप नहीं लगा सकते, ये ऐसा जार है जिसके ऊपर लिड अब आ नहीं सकती, और इससे डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, अब्यूज, हर चीज निकल रही है, और वो है पाकिस्तान के अंदर भी और पूरी दुनिया में भी सोशल मीडिया प्रेवलेंट है। अब हालात ये हैं कि चंद लोग ऐसे हैं जो मुल्क से बाहर बैठकर
यहाँ तक जा चुके हैं कि वो भारत से को कहते हैं कि नहीं पाकिस्तान के साथ एंगेज ना करो, जो कि मैं समझता हूँ कि निहायत ही मज़ाक़-ख़ेज़ अप्रोच है। एक अमेरिका के साथ तो चलें आप कह सकते हैं कि नहीं पाकिस्तान में बड़ी धांधली हो गई तो आप पाकिस्तान की हुकूमत के साथ ना करें। अमेरिका इज़ नॉट हॉस्टाइल टू पाकिस्तान इन दैट सेंस। पाकिस्तान के उनके साथ एक ट्रेड रिलेशनशिप है, पाकिस्तान के साथ उनके साथ एक तरह के एक डिप्लोमैटिक रिलेशनशिप भी मौजूद है, अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है। व्हेयरएज़ इंडिया इज़ अ हॉस्टाइल कंट्री। अब उनसे ये अर्ज करना कि पाकिस्तान के साथ बात ना की जाए, यहाँ पर धांधली की ज़दा एक हुकूमत बैठी है, ऐसे लोग अगर मौजूद हैं और अगर उनमें इजाफा होने का खदशा है, तो फिर शायद रियासत ये फैसला कर सकती है। दूसरी बात यह है सईद काजी साहब के बसद एहतराम जो भी हमारे दोस्त बैठे हुए हैं जो यूट्यूब के ऊपर जो जिनके बहुत बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जितना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है फिर एहसास ज़िम्मेदारी भी उनके अंदर उतना ही होना चाहिए। अगर तो आपने हक़ाइक़ रिपोर्ट करनी है और उसके ऊपर तज्ज़िया करना है, दैट इज़ एब्सोल्यूटली फाइन, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट। मेरी आपकी राय से इख्तिलाफ़ हो सकता है। लेकिन अगर आपने सहाफ़त नहीं कैंपेनिंग करनी है और उस कैंपेनिंग के अंदर फिर आपने बहुत सी हदूद फलांग जानी है, जिसके ऊपर जज मैं नहीं बन रहा, लोग बनेंगे, इदारे बनेंगे और कोई इसको एडजुडिकेट कर सकता है, कोई थर्ड बॉडी एडजुडिकेट कर सकती है, जो कि करवाना भी चाहिए। तो फिर मैं समझता हूँ कि कोई आज कदम नहीं उठाएगा किसी स्टेट इस्तेमाल